मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मजबूरन मैंने वो जंजीर थामी। मुझे लगा कि ये बिल्ली नुमा लड़की अभी मुझ पर झपट पड़ेगी, मगर आगा जानी मुसलसल उसके सर और कमर पर हाथ फेरकर उसे पिचकारती रहीं और हम उसे किसी चौपाई की तरह चलाते हुए कमरे से बाहर ले आए। रजाकारों ने आगा जानी से कुछ बात की और एक ने बढ़कर उस लड़की के कमर से नीचे एक इंजेक्शन घोंप दिया। वो गुर्राई और उस पर झपटी। मेरे हाथ से उसकी जंजीर छूट गई और उसने आन की आन में रजाकार को अपने सख्त नोकीले लंबे नाखनों से जख्मी कर दिया। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज से एक नई स्टोरी, हॉरर स्टोरी बिल्ली, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मुझे इस घर में ट्यूशन पढ़ाते हुए आज 5वां दिन था और मैं इन 5 दिनों में अपनी नौकरी से इतना आजिज आ चुका था कि घड़ी की चौथाई में ये नौकरी छोड़ दूं, क्योंकि इस घर में एक अजीब सी नागवार सी बू फैली हुई थी। देखने में घर बहुत साफ सुथरा, लेकिन बिल्ली की मौजूदगी की बू, उफ, तौबा तौबा। उसके अलावा मुसलसल बिल्ली के रोने की आवाजें और घर के मकीन इतने नॉर्मल और मुतमिन कि जैसे कोई बात ही नहीं। बिल आखिर मैं तंग आ गया और मैंने मिसेज हमदानी से बात करने का सोचा। बदबू का ज़ाहिर है जिक्र करना तो मुनासिब सी बात है। हाँ, बिल्ली के रोने की बाबत इस्तफसार ज़रूर करूँगा। मैं सैयद अजान शाह बुखारी मिसेज हमदानी के पोतों को ट्यूशन पढ़ाने आता हूँ। बच्चों की छुट्टी के बाद मैंने कहला भेजा कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मिसेज हमदानी एक पुरवकार खातून थी। उनका एक ही बेटा था, वजाहत हमदानी, जिसकी शादी उन्होंने अपनी भांजी जरंगार से कर दी थी। मिसेज हमदानी के 3 पोते थे जिन्हें मैं पढ़ाता था। मैंने 2-3 बार उनसे पूछा भी कि ये बिल्ली है किसकी, किसने पाली है, जाओ इसे भगा कर आओ, मगर वो दोनों अजीब तरह मुस्कुराते और बाहर से हो आते, मगर फिर थोड़ी देर के बाद आवाज आने लगती। घर तो बेहतरीन लोकेशन पर था और आला तर्ज तामीर का मुंह बोलता सबूत था, मगर मुझे इन 5 दिनों में अजीब सी घुटन महसूस हुई और रोशनी बहुत मध्यम, दबीज पर्दे, माहौल कुछ अजीब और पुर इसरार खामोशी। सिर्फ और सिर्फ बिल्ली के रोने की आवाज, कभी धीमी तो कभी तेज, और कभी गुर्राहट तो कभी मासूमियत। लेकिन हैरत की बात यह है कि मैंने आज तक वो बिल्ली देखी नहीं थी। मुझे लगता है कि बिल्ली कमरे से कहीं बाहर है, मगर कभी कमरे के अंदर दाखिल नहीं हुई। मैं उसकी मनहूस आवाज से इतना बेजार था कि अगर वो नजर भी आ जाती तो अपना 2.5 किलो का जूता बगैर आसरा किए उसके सर पर दे मारता। मगर खैर ये सब ही सोच रहा था कि मिसेज हमदानी कमरे में तशरीफ लाई और मुझे बैठने का इशारा करती हुई मुखातब हुई। हाँ तो मियाँ अजान, खैर है सब? हमारे पोतों की कोई शिकायत तो नहीं? बिला खौफ व खतर कह दें, हम पढ़ाई के मामले में छूट देने के आदी नहीं। बड़े पोते की तरफ मुस्कुराते हुए वो देख कर बोली। इसी असना में खान सामा चाय ला चुका था। मैंने मुस्कुराकर चाय का कप होंठों से लगाया और बात करने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश करने लगा। मिसेज हमदानी, मैं कुछ कहना चाहता हूं। उन्होंने मुझे टोका और कहा कि अजान मियाँ, यहां सब हमें आगा जान की निस्बत से आगा जानी कहते हैं। हमें खुशी होगी अगर आप भी हमें आगा जानी पुकारें। वो एक वाजेदार खातून थी और ये भी हकीकत है कि उनका नाम लेने में मुझे हचकचाहट हो रही थी, मगर बात तो शुरू करनी ही थी। बहरहाल मैंने गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हुए कहा कि आगा जानी, बात यह है
कि मैं जब से यहां आ रहा हूं मैंने एक बात नोट की है। आगा जानी के माथे पर पड़े बल बहुत वाज़े थे। आगा जानी, एक बिल्ली के रोने की आवाज मुसलसल आती रहती है। मैं बच्चों को पढ़ाते हुए बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बच्चों को किसी और कमरे में बैठकर पढ़ा दिया करूं? आगा जानी के चेहरे पर हैरानी और दुख के मिले जुले आसार देखकर मेरे लिए किसी नतीजे पर पहुंचना मुश्किल था। उनकी आंखें नम थी। एक आह भरकर वो बोली, खैर तो है अजान मियां, किन आवाजों की बात कर रहे हैं आप? क्या आपने हमारे घर में आज तक कोई बिल्ली देखी है? मैं बुरी तरह सटपटा गया। चाय का कप मेरे हाथ में लर्ज कर रह गया था। मैं आगा जानी को खामोश नजरों से देखने लगा। मुझे लगा कि वह मुझसे नजर बचा रही हैं। फिर कहने लगी, बहुत मुमकिन है आवाज कहीं बाहर से आती हो। और बेटा, बिल्ली की आवाज ही है ना, शेर की तो नहीं। वो एक फीकी सी हंसी हंस दी और मैं भी बस जी जी करके रह गया। चाय का कप मेज पर रखते हुए मैंने इजाजत तलब नजरों से उन्हें देखा। वो कुछ खोई खोई महसूस हुई और मैं सलाम करके बाहर निकल आया। रास्ते भर और घर आने के बाद भी ज़हन के गोशों में वो मनहूस आवाज गूंजती रही और मैं ये सोचता रहा कि आगा जानी ठीक ही कहती हैं, बिल्ली ही तो है, कोई शेर तो नहीं। मगर बिल्लियां मुस्तकिल रोती कब हैं? आगा जानी कुछ छुपा तो नहीं रही, मगर क्या? अगर उनके घर में बिल्ली है भी तो उनको मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? और वो आवाजें मुस्तकिल क्यों हैं? मुझे ही क्यों आती हैं? क्या कोई और नहीं सुन पाता है या ये मेरा वहम है? आगा जानी ने तो साफ इनकार कर दिया है कि ऐसी कोई आवाज उन्होंने नहीं सुनी। मगर कुछ ना कुछ तो है जिसकी वो चुगली खा रहा था। उनका सफेद पड़ता हुआ चेहरा और लड़ता हुआ लहजा। खैर, यही सब कुछ सोचते हुए मैंने फैसला किया कि कल से पढ़ाई के लिए दूसरा कमरा मुंतखब करूंगा। मैं बुनियादी तौर पर लाहौर का रिहायशी हूं और फास्ट फूड फैक्ट्री में बतौर क्वालिटी कंट्रोलर मुकर्रर हूं। मुलाजमत में तबादले के बायस कराची में मुकीम हूं। फैक्ट्री से छुट्टी के बाद मैं हमदानी हाउस ट्यूशन पढ़ाने जाता हूं। वजाहत हमदानी के ऑफिस में मेरे दोस्त साकिब नसार मुलाजमत करते हैं। उनकी मार्फत से मुझे ये ट्यूशन पढ़ाने की मुलाजमत मिली, जिससे मजीद आमदन भी मुतवक्के थी और मेरा वक्त भी गुजर जाता। मगर ये आवाजें मेरे सर का दर्द बनी हुई थी। अगली शाम 6:15 बजे मैं हमदानी हाउस पहुंचा तो देखा कि मिसेज हमदानी और एक मौलवी किस्म का बंदा लान में बैठे कुछ बात कर रहे थे। मुझे लगा कि रिश्तेदार होंगे। मेरी आदत नहीं टोह लेने की, मगर मुझे इस घर और घर वालों के बारे में तजस्सुस हो गया था और मैं ना चाहते हुए भी सब की हरकतों सकनात का बगौर मुशाहदा करने लगा। आगा जानी की बहू जरंगार एक लापरवाह औरत थी, जिसे जदीद तर्ज के लिबास और गैजेट्स का शौक था। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद वो तकरीबन रोज ही किसी तकरीब में जाने को तैयार होती। घर में नौकर चाकर थे, काम काज से बेबहरा। वजाहत हमदानी रवायती कारोबारी शख्सियत, जिसे 2 जमा 2 4 करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। सो बच्चे मुकम्मल तौर पर आगा जानी की दस्ते शफकत में थे। अगले रोज लान से गुजरकर मैं जैसे ही हाल में दाखिल हुआ, मुझे यासर, उनका बड़ा पोता, नजर आया और मुझे कहा, सर इस तरफ आ जाएं। सीढ़ियों से चढ़कर हम एक कॉरिडोर से गुजरते हुए खूबसूरत कमरे में दाखिल हुए। कमरे में सजावट काफी की गई थी। यासर ने बताया कि यह कमरा बाबा के मेहमानों से मिलने का है। शायद इसीलिए कीमती फर्नीचर और कालीन से मुज़य्यन था। क्रिस्टल फानूस भी कमरे की छत पर जगमगा रहे थे। कमरा एसी था और बाहर की गर्मी से उसे ठंडक में आकर
मैं बहुत हद तक पुरसकून महसूस कर रहा था। इत्तफाक की बात यह थी कि आज वो मनहूस आवाज भी नहीं आ रही थी। यासर ने बताया कि दादी ने कहा है कि आज से हम यहीं पढ़ेंगे। मैंने गर्दन हिलाते हुए खुदा का शुक्र अदा किया। दिल में आई कि बच्चों से पूछूं कि इस मुतल्लक, मगर फिर आगा जाने की बातों को सच मानकर बच्चों को पढ़ाने में खुद को मसरूफ कर लिया। वक्त अच्छा रहा। घर आने के बाद भी बार बार वो मौलवी नुमा बंदा जहन में आए जा रहा था। उसका राजदाराना अंदाज और आगा जानी के चेहरे की तशवीश, परेशानी और खौफ। मैं क्यों सोच रहा हूं ये सब कुछ? मेरा क्या वास्ता? उनके घर बिल्ली हो या कुत्ते, मुझे पढ़ाने जाना है बच्चों को और बस। टीवी ऑन करने के बाद भी इसी उधेड़ बन में लगा रहा। फोन की घंटी बजी तो अम्मी की कॉल थी। जब से कराची आया हूं, अम्मी तकरीबन रोज ही 10 से 11 के दरमियान कॉल करके खैरियत लेती थीं। टीवी ऑन करने के बाद भी उसी उधेड़ बन में लगा रहा। फोन की घंटी बजी। आज भी मामूल के मुताबिक कॉल थी, मगर अम्मी पूछने लगी, वो कौन सी बात है जो तुम्हें उलझा रही है? और मैं चाहकर भी अम्मी को असल बात ना बता पाया। बस इतना ही कह सका कि थकन है, दम कर दें। मेरी आदत और अम्मी का मामूल था कि घर से निकलते हुए और सोने से पहले दम किया करती हैं। तो कराची आने के बाद भी यह सिलसिला फोन के जरिए जारी रहा। एक तसल्ली सी हो जाती है और फिर मां की दुआ जन्नत की हवा वाली बात है। अगली सुबह फिर फैक्ट्री और जिंदगी की गहमा गहमी शाम में हमदानी हाउस और पुर इसरार खामोशी। वो आवाज अब कम आती, हाल में या सीढ़ियां चढ़ते हुए दबी दबी सी महसूस होती, मगर कमरे में नहीं आती थी। मगर जब भी आती, आवाज में वही बैन और बेहद वहशत। कुछ रोज इसी तरह गुजर गए। कोई काबिल जिक्र वाकया ना हुआ, अलबत्ता उस मौलवी साहब का आना जाना रहता था। एक रोज मैं वापस जाने के लिए सीढ़ियां उतर रहा था कि हाल कमरे के बाएं जानब एक कमरे का दरवाजा आधा खुला और नीम तारीख था। बिल्ली के रोने की आवाज धीमी धीमी आ रही थी। मेरी रफ्तार गैर महसूस तरीके से बहुत कम हो गई। अचानक बहुत तेज छींक की आवाज आई। नागवार बदबू और बैन मजीद बढ़ गया। पता नहीं क्यों मुझे एक अजीब से डर ने घेर लिया। उस कमरे से दफतन मौलवी साहब बाहर निकले। वो अज़कार बुलंद आवाज में पढ़ रहे थे और साथ ही आगा जानी उनके चेहरे पर मुर्दनी छा रही थी। वो मौलवी को पुरउम्मीद नजरों से देख रही थी, जबकि मौलवी साहब नफी में गर्दन हिलाते हुए कुछ कह रहे थे। जो ही आगा जानी की नजर मुझ पर पड़ी और उन्होंने लपक कर कमरे का दरवाजा बंद किया, मैं झेप सा गया। मुझे सच माने बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत नामुनासिब हरकत सरजद हुई थी। मगर मैं भी क्या करता? ये तजस्सुस, ये राज मेरे जहन पे सवार हुए जा रहा था। मैं आगा जानी से नजर बचाते हुए बाहर निकल गया। अभी मैं लान ही में था कि मेरा फोन बजने लगा। फोन फैक्ट्री से था तो ना चाहते हुए भी उसी वक्त रिसीव करना पड़ा। कुछ दफ्तरी मामलात समझाने थे फौरी, और मैं चहलकदमी करते हुए फोन पर बात कर रहा था। सामने मेन गेट और मेरी कमर की तरफ हमदानी हाउस की 2 मंजिला इमारत। बातों में महू मैं इमारत की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। सिगरेट सुलगाई। बिल्ली की मनहूस आवाज बदस्तूर जारी थी। दिल में खटका सा हुआ कि वो आवाज कहीं बहुत नजदीक से आ रही है। मैं फोन पर बात करते करते उस आवाज की सिमत बढ़ा। वो आवाज एक खिड़की से आती हुई महसूस हुई, शीशे की बड़ी सी खिड़की। मैंने छू कर देखा तो वो मुकफल थी। उस पर सुरमई पर्दे पड़े हुए या शायद स्याह पर्दे थे। छींक की आवाज भी आई, जैसे कोई पायल हो नहीं शायद जंजीर। मगर बंद कमरे में बंद खिड़की और जंजीर की आवाज इतनी साफ।
सिगरेट से जब मेरा हाथ जला तो मैं उस वक्त चौंका। ये मैं क्या कर रहा था? फोन कब मैंने जेब में रखा कुछ याद नहीं, पर पर्दा जरा सा सिरका और मेरी सांसें रुक गईं उस कमरे का मंजर देखकर। पर्दे की बारीक सी जरी में सिर्फ जंजीर और उससे बंधा एक नाजुक पांव के साथ ही एक बड़ा स्टील का प्याला रखा हुआ था। ओ खुदा, तो यहां कोई कैद है, मगर कौन? कमरे में नीम तारीकी थी। रोने की आवाज अब कुछ इंसानी आवाज महसूस होने लगी थी। शायद ये पांव देखने के बाद नफ्सियाती असर था, मगर सच ये है कि अब आवाज में कुछ जनानापन नुमाया था। मैं शीशे से लगा ये मंजर देख रहा था। स्टील के प्याले के नजदीक कुछ हरकत महसूस हुई और एक खुले बालों से छुपा हुआ चेहरा नजर आया। चेहरा बहुत वाज़ेह नहीं था, बस एक एहसास सा था कि यह किसी का चेहरा है। वो प्याले से नजदीक हुई और प्याला होंठों से लगाने की बजाय अपनी जुबान प्याले में जल्दी जल्दी डुबोई, जिससे ऐसी लिप चिप की आवाज पैदा हुई जैसे कोई जानवर पानी पीता है। वो प्याले से हट गई। अंदाज बिल्कुल बिल्ली के जैसा था। अब मंजर में सिर्फ जंजीर और पांव था। रोने की आवाज फिर शुरू हो गई। मेरी समझ में अब भी कुछ नहीं आ रहा था कि यह सब जो मैंने देखा है ये क्या है। फैक्ट्री से दोबारा फोन आने लगा और मैं लंबे लंबे कदमों से लान पार करके मेन गेट अबूर कर गया। तमाम रास्ता कश्मकश में मुब्तला रहा। 100 तरह के ख्यालात, और वो मंजर तो जैसे मेरी पुतलियों से चिपक कर रह गया था। वो पांव और प्याला। घर पहुंचकर फ्रेश हुआ, इशा अदा की। अम्मी की कॉल आई तो उनसे कहा पहले दम कर दें। मैं अपने अंदर एक बेचैनी और खौफ महसूस कर रहा हूं। वो खिड़की बंद थी, मगर उसकी जुबान दूध के प्याले में डूबने से लिप चिप की जो आवाज पैदा हुई थी वो अब तक मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करता रहा, मगर नाकाम। सख्त बेदिली और खौफ। मैंने टीवी ऑन कर लिया। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल से कोई डॉक्यूमेंट्री आ रही थी हाइनास के बारे में। मैं दिलचस्पी से देख रहा था कि अचानक मेरे पीछे कुछ गिरने की आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो टाइम पीस फर्श पर गिरा था और एक काली बिल्ली उसके गिर्द मंडला रही थी। उफ मेरे खुदा! मैं सोफे से तकरीबन उछल कर खड़ा हो गया। मैं सोच रहा था कि ये आई कहां से और अब इसे भगाऊं कैसे। इतने में बेडरूम से एक भूरी बिल्ली आती हुई नजर आई। एक सफेद बिल्ली मेरे पैरों के दरमियान से गुजरी। अब मैं पूरी तरह खौफजदा होकर सोफे पर चढ़ चुका था और मेरे अतराफ में तरह तरह की बिल्लियां उछल कूद रही थी, गुर्रा रही थीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते ही देखते पूरा कमरा बिल्लियों से भर गया। मैं बुरी तरह चीख रहा था। उनकी तादाद मुस्तकिल बढ़ती जा रही थी। मैंने अम्मी को पुकारा और इसके साथ ही मेरे दिल में आयतल कुर्सी का ख्याल आया। मैंने बुलंद आवाज में आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू किया। वो सब की सब साकत होकर मुझे घूरने लगी और एक के बाद एक जिस्त भरकर मुझ पर हमला आवर होने लगी। मैं और जोर से तिलावत करता गया। तिलावत मेरे कानों में गूंज रही थी और एक झटके से मेरी आंख खुली। मैं अभी भी आयतल कुर्सी का विर्द कर रहा था। मैं सोफे पर बैठा था। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। टाइम पीस अपनी जगह रखा। रात के 2 बजा रहा था। उफ मेरे खुदा, ये सब कुछ ख्वाब था। टीवी देखते हुए ना जाने कब मेरी आंख लग गई और शाम के इस मंजर के ज़ेरे असर ये ख्वाब, अस्तगफार अस्तगफिरुल्लाह, बहुत खौफनाक था। मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज होने लगी। मैंने मौज़े 3 पढ़कर दम किया और आयतल कुर्सी का हिसार बांधा और सोने की कोशिश करने लगा। रात बहुत बेचैन गुजरी और उस दिन की वही गहमा गहमी मगर तबीयत बोझल थी।
छुट्टी का वक्त जूं जूं नजदीक आया, मुझे फिर वही मनाजर और हमदानी हाउस के ख्यालात ने जकड़ लिया। मैं चाहता था कि आज वहां ना जाऊं, मगर बच्चों के इम्तहानात नजदीक थे और आगा जानी कोई अजर कबूल ना करती। चारों नाचार मैं हमदानी हाउस की जानब रवाना हो गया। हमदानी हाउस में सब कुछ होते हुए वही वीरानी छाई थी, रोशन कमकमों के बाद भी मदम रोशनी। उस घर में दाखिल होते ही एक नागवार बू से दिमाग सुन्न होने लगता, मगर एसी रूम में उसकी शिद्दत कदरे कम महसूस होती। मैं तमाम फजूल बातों को एक तरफ करके बच्चों को इम्तहानात की तैयारी करवाने में मसरूफ रहा और कोशिश करता कि घर में होने वाली किसी बात या शख्स पर ज्यादा तवज्जो ना दूं, ये लोग जाने और इनके मामलात। मगर वो पाऊं, दिन यूं ही गुजरते रहे। आगा जानी से दुआ सलाम लेता रहता, मगर उस शाम के वाक़े के बाद वो मुझसे और मैं उनसे नजर बचा रहा था। बहरहाल मैंने एक गैर अखलाकी हरकत की थी जिस पर मैं वाकई शर्मिंदा था, मगर मेरा एक तजस्सुस बरकरार था कि आखिर वो कैदी लड़की है कौन। और फिर मुझे एक शाम अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए। मैं बैठा बच्चों को पढ़ा रहा था कि आगा जानी घबराई हुई आई और मुझे बाहर आने का इशारा किया। मैं बाहर गया तो वो हाल कमरे में, मैं उसी दरवाजे के बाहर खड़ी हाथ मल रही थी। मैंने सवालिया नजरों से देखा तो बोली, अजान मियां, वजाहत किसी काम से शहर से बाहर हैं और मुमकिन है कुछ रोज वहां मजीद लग जाएं। जरंगार कहीं मसरूफ हैं, क्या आप हमें अस्पताल ले जा सकते हैं? मैंने फौरन हामी भर ली। उन्होंने कहा कि एम्बुलेंस का इंतजाम करें। मुझे तअज्जुब हुआ कि ये तो नॉर्मल है, एम्बुलेंस की क्या जरूरत। मैंने वहीं से काल मिलाकर एम्बुलेंस मंगवाई। एम्बुलेंस के आते ही आगा जानी ने कहा, अजान मियां, आपको थोड़ी हिम्मत करना होगी और वफादारी की कसम लेनी होगी। गो कि आप पर भरोसा करने के अलावा इस वक्त कोई चारा नहीं। आप हमारी औलाद के जैसे हैं। हम चाहते हैं कि मुआशरे में हमारा तमाशा ना बने, इसलिए अब जो भी हालात आपके सामने आए उन्हें राज में रखने का वादा कीजिए। मेरे दिल ने कहा, किसी मासूम को कैद किया हुआ है, अब या तो वो लड़की मर गई है या उसकी हालत नाजुक है और आगा जानी राज फाश होने की वजह से मुझे एतमाद में लेकर उसकी लाश ठिकाने लगाना चाहती हैं। लेकिन ये वक्त ये सब सोचने का नहीं था। मैंने इजलत में हाँ की और राज को राज रखने का यकीन दिलाते हुए उनके पीछे उस कमरे की तरफ बढ़ा। अंदर वही नीम तारीकी और होश से बेगाना कर देने वाली बदबू। मेरी निगाहों के सामने जो मंजर था, आज भी याद करूं तो झुरझुरी सी आती है। सियाह लिबास में मलबूस, बाल खुले, एक 24-25 साल की लड़की, जर्दी माइल रंग और आंखें बाहर को उबली हुई, चेहरे पर वहशत बरस रही थी। उसकी आंखें भूरी चमकदार, बिल्कुल बिल्ली जैसी, मगर उसके बैठने का अंदाज सबसे अजीब था। वो दोनों टांगे मोड़कर पीछे और दोनों हाथ आगे की तरफ जमीन पर रखे वो अपनी जुबान से लिप लिप करके कभी अपने हाथ चाट रही थी और कभी अपना पांव। उसके पांव में जंजीर थी जिसके बायस बहुत गहरा जख्म हो गया था और उससे मवाद रस रहा था जैसे जिसे वो मुस्तकिल चाट रही थी। उफ खुदा, ये क्या चीज है। मुझे खौफ के साथ घिन आने लगी। एक लम्हे के लिए मर्द होकर भी मैं लर्ज गया और मुझे यह कबूल करने में कोई आर नहीं कि मुझ पर उसकी वहशत सवार हो चुकी थी। आगा जानी उसको पिचकारती हुई उसके करीब गई तो वो बिल्ली की तरह उनके पैरों में लौटने लगी और चारों हाथ पैरों के बल बिल्ली की तरह खड़ी हो गई। उसकी आवाज धीमी गुर्राहट में बदलती गई। जैसे ही मुझ पर उसकी नजर पड़ी, मैं दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करने लगा। आगा जानी ने उसकी जंजीर का ताला खोला और मुझसे कहा कि अजान मियां, ये जंजीर पकड़ें, जो अभी तक उसके पैर में पड़ी हुई थी। मुझे अपनी सांस रुकती हुई महसूस हुई। मजबूरन मैंने वो जंजीर थामी।
मुझे लगा कि ये बिल्ली नुमा लड़की अभी मुझ पर झपट पड़ेगी, मगर आगा जानी मुसलसल उसके सर और कमर पर हाथ फेरकर उसे पिचकारती रहीं और हम उसे किसी चौपाई की तरह चलाते हुए कमरे से बाहर ले आए, जहां एम्बुलेंस के साथ आए रजाकार मौजूद थे। उस लड़की के पांव में जख्म की वजह से उससे चला नहीं जा रहा था। रजाकारों ने आगा जानी से कुछ बात की और एक ने बढ़कर उस लड़की के कमर से नीचे एक इंजेक्शन घोंप दिया। वो गुर्राई और उस पर झपटी। मेरे हाथ से उसकी जंजीर छूट गई और उसने आन की आन में रजाकार को अपने सख्त नोकीले लंबे नाखनों से जख्मी कर दिया। दूसरे रजाकारों ने बढ़कर उस लड़की को काबू किया, मगर अब तक इंजेक्शन के ज़ेरे असर लड़की के आसाब ढीले पड़ने लगे और वो बेजान होती चली गई। इस सारे अमल के दौरान मैं तमाशाई बना खड़ा था। मुझे ये लड़की और ये हालात अभी तक समझ में नहीं आ रहे थे। आगा जानी की आंखों में आंसू मुझे होश में लाए और मैंने आगे बढ़कर उन्हें तसल्ली देना चाही और वो बुजुर्ग खातून फूट फूट कर रो दी।